जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम यहां पे सीटेट के मॉक टेस्ट को कर रहे हैं, जिसमें से हमने मॉक टेस्ट नंबर 1, मॉक टेस्ट नंबर 2, 3 कर चुके हैं। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 4 को करेंगे, ठीक है। और आपके लिए भी है कि जो जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप इस यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको सीटेट का एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में आपको फायदा रहेगा कि आपको वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आप सीधा जाओगे प्लेलिस्ट में, जाओगे प्लेलिस्ट में आपको शुभम सर के नाम से एक सीटेट का बना होगा, क्या नाम है, प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है। जिसमें बना होगा उसमें आप क्या करोगे, जितने भी आपकी सीटेट की क्लास मैंने यूट्यूब पे ली है, सारी क्लास आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लास देखी नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है उन क्लास को देखिए। ये आपकी जो 15 दिसंबर को पेपर होने वाला है, उसमें बहुत फायदा होगा, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, अपने मॉक टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आज जो क्वेश्चन है हमारे पास पेपर 2 के लिए बहुत मेन क्वेश्चन मैंने लाए हुए हैं। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करने हैं। और चलिए, तो बिना कुछ देरी के हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो जैसा कि पता कि कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिए हैं। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने देखा नहीं है, यहाँ तक मैंने क्वेश्चन कराए थे, आप इसको देख लेना। आज हम इसके आगे बढ़ते हैं, आगे अपने क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, मेरा मकसद ये है कि आपको जो क्वेश्चन कराया जाए ना, आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाए। तो क्वेश्चन से फ़ायदा रहेगा कि आप थोड़ा ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना सीख जाओगे आप, और आप चीज़ों को भी सीखोगे, ठीक है। तो आप जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो देखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उसको देखिएगा। तो बिना कुछ देरी किए हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। हमें देखो यहाँ पे निकालना क्या है, सम ऑफ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो हमारे पास जो फ्रैक्शन लिखा है ना, देखो आपको जब मैंने सिखाया था कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको छोटा बताना है कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, तो आप सिंपल सी बात है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। लेकिन आपको पता है मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा बहुत सारे मेथड और सिखाया था कि कभी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका कहाँ सक्सेस होगा, जहाँ नंबर छोटे होते, पर अगर नंबर बड़े होंगे तो उनके लिए मैंने आपको अलग से तरीके सिखाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, नंबर ठीक ठाक है, तो यहाँ से मैं क्रॉस वाले में बता सकता हूँ कि कौन सा नंबर छोटा होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा। लेकिन देखो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा हुआ है आपको बताना जो नंबर बड़ा है, जो नंबर छोटा है, ठीक है, जो फ्रैक्शन छोटा है, जो फ्रैक्शन बड़ा है, जो फ्रैक्शन छोटा है, उनका आपको जोड़ बताना है। तो अगर देखा जाए, सबसे पहले जो फ्रैक्शन और फ्रैक्शन क्या हमारे पास 6/7 है कि नहीं है, क्योंकि जी सर ये है। अब दूसरा जो फ्रैक्शन है ना हमारे पास ना, वो एक्चुअल में फ्रैक्शन ना होगा, किसमें दिया, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। क्योंकि सर ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में अगर है तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करोगे भाई, गुणा करोगे 5 दूना 10, यहाँ जो नंबर होता है इसका गुणा करोगे और इसके साथ ऐड कर लोगे। तो 5 दूना 10 और 1 3, कितना होगा 13। तो कितना होगा 13/5 आएगा। और 13/5 आएगा तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे 13/5। जो सेकंड फ्रैक्शन, जो थर्ड फ्रैक्शन है, वो तो सिंपल सा आप ऐसे लिख दोगे 3/8 लिख दोगे, 3/8 लिख दोगे। जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो क्या लिखा हमारे पास, वो 2 लिखा है, 8/15 लिखा हुआ है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 दूना 30 होता है, उसमें 8 ऐड करो कितना होगा, 38/15 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो अगर जी सर ये हो जाएगा, तो इसको भी मैंने कितना लिख दिया, 38/15 लिख दिया। 38 अपॉन हमने यहाँ पे हमने 15 कर दिया। अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ जब मैंने किया, तो इसको मैं अब रफ कर रहा हूँ। अरे आप देखो, जो भी क्वेश्चन करेंगे थोड़ा शांति से सुनना, ओके। ये लिखा। अब एक चीज मैंने सिखाया था आपको, एक होता प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पेपर 1 की तैयारी करता है, तो उसके में पूछ सकता बताओ इसमें से कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक होता प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, अब भाई हिंदी मीडियम वाले बुरा मत मानना, प्रॉपर को प्रॉपर ही बोलना है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें उसमें बस आप याद रखोगे, देखो जब भी नंबर आप फ्रैक्शन में लिखे होते हैं ना, तो ऊपर क्या लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है अंश, नीचे क्या होता है, नीचे होता है हर लिखा होता है। इंग्लिश में बोलते हैं अंश को क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और हिंदी में हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर ये होता है। तो अगर अगर जो है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, अगर अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखो यहाँ पे 6/7 में ना, 6/7 में नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलोगे, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलोगे। तो देखो आप चीज़ों को सीखो, क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दूँ मैं क्लास यहाँ पे। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक क्वेश्चन तो हमारा रेडी हो गया कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। अगर किसी का हर जो है अंश से बड़ा होगा, अगर हर जो है अंश से बड़ा होगा, तो उसको क्या बोलोगे आप, वो क्या है भैया,
वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये बात समझ में आई आपको? आपको भी सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, सिंपल सी बात सुनो जरा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बस उल्टा कर दो किसका, कि सर अगर गलती से ना, अगर गलती से न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर, तो उसको क्या बोलोगे आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको क्या बोलोगे आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलोगे। तो देखोगे, एक बात बताओ, यहाँ न्यूमरेटर देखो अंश क्या है, हर से बड़ा है, इसलिए क्या हो गया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मुझे आशा है कि शायद समझ में आपको आया होगा इतनी चीज। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम यहाँ पे ये चीज आपने सीखा, अब हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे भाई तो सुनना जरा, लेकिन हमें देखो यहाँ पे निकालना बड़ा कौन सा छोटा क्या। अब मुझे ये सब बताने का फायदा क्या रहा आपको, सुनना जरा एक बार, आप इसको ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो इसका फायदा ये रहा, जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दिया है, उस फ्रैक्शन में आपको प्रॉपर भी दिख रहा है और उसमें इम्प्रॉपर भी दिख रहा है। अगर प्रॉपर भी दिख रहा है, इम्प्रॉपर भी दिख रहा है, ध्यान देना, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और इम्प्रॉपर, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो जो इम्प्रॉपर वाला होता है ना प्रॉपर से बड़ा आता है। इम्प्रॉपर वाला क्या होता है, प्रॉपर से बड़ा आता है। जैसे मान लो, लेकिन यहाँ पे जानते हो क्या है, यहाँ पे देखो प्रॉपर कितने, दो प्रॉपर है, दो इम्प्रॉपर है। लेकिन अगर मान लो मैं गलती से ना इसको हटा देता, इसको मैं गलती से हटा देता आपको, ठीक है ना, और मैं आपसे पूछता सबसे बड़ा क्या होगा, तो जानते हो क्या है, जो इम्प्रॉपर होता है वो प्रॉपर से बड़ा ही होगा। जो इम्प्रॉपर होगा वो प्रॉपर से बड़ा ही होगा। इम्प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर से बड़ा होगा। देखो इम्प्रॉपर में आई आता तो बोल सकते हो इंक्रीजिंग बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मान लो इसको मैं हटा देता तो कैसे सर 13/5 क्या होगा, ये सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटे को छोड़ो, आप बोलोगे क्या 13/5 से क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। लेकिन जानते हो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ना दो दो इम्प्रॉपर है, दो दो इम्प्रॉपर है। अब दो दो इम्प्रॉपर में कैसे चेक करें, लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई कि सर अगर मान लो ये बड़ा होगा तो सेकंड में पक्का यही बड़ा होगा, जो सेकंड नंबर होगा पक्का से ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं इम्प्रॉपर को देखूं यहाँ पे, तो इम्प्रॉपर हमारे पास क्या है, एक 13/5 लिखा हुआ है, एक हमारे पास क्या लिखा है 13/5, एक लिखा 38/15। अब हमें बताना इसमें से बड़ा कौन सा है। बड़ा कौन सा है भाई, यहाँ पे जानते हो सबसे आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर लो। क्या है, रिस्क लेना। क्रॉस कैसे करने, कहोगे सर इसका गुणा इसके साथ कर लो आप, और इसका गुणा इसके साथ कर लो। अगर मैं गुणा करूंगा ना तो कितना होगा, ये 13 × 15 होगा, और यहाँ पे जब गुणा करूंगा ना तो 38 × 5 होगा। अब 13 × 15 अगर करना है, या तो आप ऐसे कर लो, वैसे 13 × 15 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 195 आ जाएगा, और 38 × 5 सबको बताया कितना होगा, 190 होगा। अब बताओ मुझे 195 बड़ा होता है कि 190 बड़ा होता है, कहोगे सर 195 बड़ा होता है, और 195 जो है किसकी तरफ लिखा हुआ है, लिखा है 13/5। इसका मतलब आपको दिख गया कि सर सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा क्या 13/5। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर बात करें दूसरा दूसरा सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, वो 38/15 होगा। लेकिन हमसे दूसरा नहीं पूछा, हमसे बोला सबसे बड़ा क्या होगा, तो सबसे बड़ा आपने निकाला कितना 13/5 निकाल दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा अगर बात करते हैं, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, सबसे छोटा की बात करते हैं, हटाओ इसको। तो देखो ये तो आपको टेंशन लेने की बात ये नहीं रहा। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ सबसे पहले कौन सा आएगा, तो फर्स्ट पे सबसे बड़ा ये आएगा, सेकंड पे सबसे बड़ा ये आएगा, सेकंड पे सबसे बड़ा ये आएगा। लेकिन देखो अब हमें निकाला सबसे छोटा क्या होगा। अब बताओ थर्ड पे कौन सा आएगा, और जो फोर्थ पे आएगा वो सबसे छोटा होगा। तो देखो अब हमारे पास दो चीज लिखा है, एक तो 6/7 लिखा है, और एक क्या लिखा है 3/8 लिखा है। अब मुझे बताना इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो एक काम करो, यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 6 8 से कितना होता है 48 होता है, और 7 3 कितना होता है 21 होता है। देखो ध्यान से एक चीज सुनो, मुझे छोटा निकालना है ना, छोटा निकालना। तो बताओ 48 और 21 में छोटा कौन सा है 21, और 21 किसकी तरफ लिखा है 3/8 की तरफ लिखा है, 3/8 की तरफ लिखा है। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3/8। एक तो क्वेश्चन आपका ये बन गया। आई होप समझ में आया और आ रहा होगा आपको। लेकिन जानते हो हम, हमें ये नहीं निकालना, हमें इन दोनों को जोड़ना है। भाई इतना काम जब आपने कर लिया ना, तो थोड़ी देर के लिए उसको भी नहीं कर पाओगे आप। जोड़ना है जोड़ लो, क्या दिक्कत है, जोड़ना है तो जोड़ लो। किसको भाई, क्या बोलना है कि देखो सम निकालना है, सम निकालना किसका, स्मॉलेस्ट का और लार्जेस्ट का। भाई बताओ स्मॉलेस्ट कितना, सॉरी लार्जेस्ट कितना है हमारे पास 13/5 लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट कितना है हमारे पास 3/8 लिखा है कि नहीं लिखा है। कहोगे जी सर, ये बताओ 5 और 8 में 1 के अलावा कुछ भी नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है, 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को काटे। तो ऐसे केस में ना इनका जो एलसीएम होगा ना, वो 5 और 8 का मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो अगर मैं इसका एलसीएम करूंगा तो कितना होगा, कहोगे सर ये 40 होगा, 40 होगा इनका एलसीएम, 40 होगा। और 40 देखते मेरे को लग रहा है सर ये ऑप्शन तो खत्म होने वाला है, क्योंकि नीचे 40 आने वाला है, और ये भी ऑप्शन खत्म होने वाला, या तो ये होगा या तो ये होगा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। आगे बढ़ते हैं, 40 देख के दो ऑप्शन हटा दिया, आगे बढ़ते हैं। अब इस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो आप, तो 8 3 24 होगा,
तो ये कितना होगा, ये कितना होगा हमारे पास ये, ठीक है 8 तारीख 24, ये 10, 104 आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे करोगे ना एलसीएम को लेके, और फिर कितना आएगा हमारे पास ये, एक 15 आएगा, 15। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास ये, कहोगे सर 19 और डिवाइड बाई 40, लेकिन आपको ऑप्शन किस में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया। अब आप देखो लास्ट में 9 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन ये दिख रहा है, यही है। ठीक है, बाकी आप डिवाइड करके चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि सर ये कितना आएगा, 239/40 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है। ठीक है ना। अब देखो इतना इस क्वेश्चन पे टाइम दिया मैंने, इससे कम से कम आपको ये ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपको मिलेगा हर सेट में, ये क्या नाम है, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन आते हैं कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। अब यही बात अगर पेपर 1 वाले बच्चों में आता तो सीधा पूछता, बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, आप निकाल लोगे। लेकिन पेपर 2 में इसने क्या किया कि बड़े और छोटे को ऐड करने को बोलेगा, फिर बोलेगा बड़े और छोटे को माइनस करो, डिवाइड करो, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। तो आप चीज़ों को आराम से कर सकते हो। तो बिना कुछ लेट किए, आई होप समझ में आपको ये आया होगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कराता हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:7 एंड देयर एलसीएम इज 630। तो बताओ सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। तो बोल रहा उनका एलसीएम और एचसीएफ का कितना होगा, एलसीएम और एचसीएफ का जो है जोड़ कितना होगा, एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना होगा। बताओ, आपके सामने दो नंबर है, एक नंबर मैंने फर्स्ट लिखा, एक नंबर सेकंड लिखा, दो नंबर है भाई ना। दोनों का जो रेशियो दिया है कितना दिया है, 3 और 7। दोनों का रेशियो कितना दिया है, 3 और 7। ठीक है, और आपको क्या बोला, इनका जो एलसीएम है ना, वो एलसीएम कितना है, 630। अब देखो, अब बच्चे एक्स वक्स मानने लगते हैं, आप एक्स वक्स छोड़ो, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ बस वैसे ही करो। अब देखो हम देखो जो भी दो नंबर होंगे ना, वो किस रेशियो में होंगे, वो रेशियो 3 और 7 के रेशियो में, वो किस रेशियो में होंगे, 3 और 7 के रेशियो में होंगे। हट जाता हूँ मैं, 3 और 7 के रेशियो में, ये बात समझ में आई आपको। अब अगर मान लो, अगर मैंने मान लिया कि एक जो पहले नंबर है ना वो 3 है, दूसरा नंबर क्या है, 7 है। मैंने बोला कि पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर क्या है, 7 है। मैंने बोला आपसे कि पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर 7 है। अगर मान लो पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर 7 है, तो अगर मैं इन नंबर का एलसीएम लूंगा, ठीक है, अगर मैं इन सभी नंबर का एलसीएम लूंगा, अगर ये 3 और 7 का एलसीएम लूंगा, तो कहोगे सर 3 और 7 का एलसीएम कितना आता है, 21 आता है। 21 आता है कि नहीं आता, कहोगे जी सर 21 आएगा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ बताइए जरा, एलसीएम तो आपसे बोल नहीं रहा है, आपसे एलसीएम तो उसने बोल, सॉरी एलसीएम कितना है, 21। लेकिन जानते हो क्वेश्चन में क्या दिया है, जो एलसीएम है ना वो कितना है, 630 है। तो देखो 21 तो मैंने अपने हिसाब से मान लिया कि अगर मैंने बोला नंबर 3 है, नंबर 7 है, पर नंबर 3 और 7 तो नहीं होंगे ना। फिर भी मैंने बोला कि जो भी नंबर होंगे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस फ्रैक्शन में आएंगे। तो मान लो नंबर 3 है, नंबर 7 है, अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 21 आएगा। तो कहोगे सर 21 तो पेपर में दिया नहीं है, कितना दिया है, वो दिया है हमारे पास 630 दिया है कि नहीं दिया, 630 दिया। अब मुझे बताओ 21 को 630 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा। पहली बात, एक काम करो, जीरो को भूल जाओ। 21 को 63 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, कहो सर 3 से, और जीरो है तो लास्ट में जीरो डाल दो। मतलब 21 को अगर मैं 30 से गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 630 मिलेगा। इसका मतलब जो आपने नंबर माना है भाई, जो आपने नंबर माना है ना, वो नंबर आपका जो है ना 3 ना होकर क्या करोगे, इसको भी 30 से गुणा करोगे। तो जो नंबर होगा कितना होगा, ये 3 हाँ ठीक तो है, कितना होगा नंबर, ये 90 हो जाएगा, ये 90 क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि सर इसको भी आप 30 से गुणा करोगे, और 30 से गुणा करने पे कितना आएगा हमारे पास, ये 210 आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास, ये 210 आएगा कि नहीं आएगा। और आपसे बोला है इनका जोड़ी, तो बताओ सम बोला है ना, इनका सम जोड़ दो। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 0 0, ठीक है, कितना आएगा 300। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। देखा, इस अप्रोच से आपको करना है। अब बच्चे इसमें आपको एक्स वक्स लेके नहीं करना है। जब भी आपको एलसीएम का क्वेश्चन आएगा तो आप मान लिया करो कि वो नंबर कितना है, 3 है, दूसरा नंबर क्या 7 है। आप मान लो 3 और 7 है, अगर 3 और 7 है तो उनका एलसीएम कितना होगा, 21। पर मुझे बताओ 21 तो उसका एलसीएम होगा नहीं, एलसीएम तो हमारे पास कितना है, 630 है। तो आप 21 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये कैसे हुआ, तो बस आप सिंपल सा देखो ना, 630 है ना, 630 को 21 से डिवाइड कर दो। ये डिवाइड करने पे कितना मिलेगा आपको, 30 मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। इसका मतलब जो नंबर आपने 3 माना वो 3 ना होकर 3 से गुणा करोगे, ये गुणा करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 300 आएगा। समझ में आ रहा आपको चीजें। चलिए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो आप एक बार। देखो अब इस क्वेश्चन को ना मैं आपको बहुत आसान एक तरीके से कराऊंगा, बहुत अच्छा तरीका इसका है, लेकिन एक बार आपको बेसिक से कराने की करता हूँ, ठीक है। जैसे जब मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ उसमें मैं कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, जैसे जब भी मैं आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा ना, तो कुछ आपने सुना होगा ना, ट्रिपलेट करके नाम सुना होगा, ट्रिपलेट। थोड़ा सा इस पर बात हम कर लेते हैं ट्रिपलेट पे। देखो अगर बच्चे आप ट्रिपलेट जानते हो तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। तो देखना ध्यान से सुनना एक बार, पहले तो मैं आपको जो जानते हो आप उस हिसाब से क्वेश्चन को करने को बताता हूँ, उसके बाद में इसका आपको एक
ट्रिक सिखाता हूँ, आप ट्रिक से कैसे कर पाओगे। चलो आगे पढ़ते, क्या लिखा है, एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल इस कितना लिखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है भाई, हमने क्या पढ़ लिया, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल कितना 240 दिया है, इफ इट्स वन साइड अदर देन द हाइपोटेन्यूज इज 30। देखो राइट एंगल ट्रायंगल, नो डाउट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है हमारे पास, कहोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देना। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बोल रहा है इसका जो एरिया है ना, वो एरिया कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया कितना दिया है 240। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, इफ इट्स वन साइड, यदि कड़ के अतिरिक्त के अलावा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं एक बार थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ आपको। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बना हुआ है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में कड़, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जिस पे बना होता है इसको क्या बोलते हैं, आधार, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, बेस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। और जिस पे ये खड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं, लंब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो अभी कभी कभी परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, कैसे, अगर मान लो इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। इतना बात समझ में आई। अब आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि कड़ का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, सॉरी कड़ का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब इंग्लिश में क्या बोलता है कि सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बताइए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो जी सर ये पढ़ा हुआ है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बात आपको ने ध्यान से पढ़ी होगी, अब याद रखना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर अभी रिकॉल करेंगे। तो आपने समझ में आया कि सर क्या होता है हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, ये क्या होता है। चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन के हिसाब से, थोड़ा सा अभी मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। देखिए बच्चे, आप जो ये कर रहे हैं ना, अगर आप इसको सही से करेंगे तो, अब देखो मेरा मोटिव ये है ना, अगर आप सही से ना फॉलो कर रहे हैं ये दो मॉक टेस्ट है ना, बस मैं आपसे ये गारंटी बोल सकता हूँ कि आप तीन चार वीडियो अगर आप देख लिया जो भी मॉक टेस्ट वाले हैं ना, उसके बाद आपको रिपीट होने लगा कुछ क्वेश्चन आप कुछ टाइप से, तो आपको कॉन्फिडेंस बनेगा कि जी सर ये हमसे हो रहा है क्वेश्चन। तो अभी देखो स्टार्टिंग का है, अगली जब और कराएंगे मॉक टेस्ट तो इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होगा, तो थोड़ा आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। चलो देखते हैं आगे। इसमें क्या लिखा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया कितना दिया है हमारे पास 240 सेंटीमीटर दिया है। फिर क्या बोल रहा है, यदि यदि कड़ के अतिरिक्त इसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है। भाई कड़ के अतिरिक्त इसकी एक भुजा कितना, तो 30 सेंटीमीटर दिया। वैसे जानते हो क्या है, अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया निकालना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 और बेस इंटू हाइट। क्या होता है भाई, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना। अगर हाइट मतलब क्या होगा, ये हाइट, ये, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना दिया है, कहोगे सर एरिया कितना दिया है, 240 दिया है, 1/2 करोगे। अब बेस तो देखो, बेस किसी को भी मान सकते हो, वैसे हमें निकालना क्या था, ठीक है, अदर देन हाइपोटेन्यूज। तो मान लिया मैंने ये जो बेस है वो कितना दिया, 30 दिया है, हमें हाइट पता नहीं है, ये हाइट है, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ हाइट, वैसे हाइपोटेन्यूज भी, लेकिन ये आपको नहीं पता है, ये आपको नहीं पता है। ओके, मैंने बोला कि बेस कितना है, बेस आपके पास 30 दिया है, और हाइट कितना दिया, हाइट ही तो आपको निकालना। मैंने बोला हाइट निकाल दो भैया, हाइट निकालो। तो अगर आप हाइट को निकालना हो तो हाइट कैसे करोगे आप, क्योंकि सर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8 3 24 हो जाएगा, ऐसे करो। और फिर ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 16, इसका मल्टीप्लाई करो 16, तो हाइट कितना आ गया हमारे पास, हाइट कितना आ गया 16। देखो ध्यान से सुनना, एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे, बस मैं समझा रहा हूँ कि एक बार आप समझने की कोशिश करो, बाकी जो लॉजिक सिखाऊंगा आप वैसे ही करना भी, लेकिन एक बार इसको समझने की कोशिश करो कि इसकी हाइट कितनी आ गई। लेकिन जानते हो मैं क्या निकालना, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। अब मुझे ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। मुझे एक चीज़ बताओ, बेस हमें पता चल गया बेस कितना है 30 है, हाइट हमें पता चल गई कितना है 16 है, लेकिन जानते हो भाई अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो अब आपको हाइपोटेन्यूज भी तो निकालना पड़ेगा। अब आपको हाइपोटेन्यूज भी निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज कैसे निकाले, कहोगे सर हाइपोटेन्यूज कैसे निकाले, मैंने कहा रुको भाई, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए एंगल कितना 90 डिग्री है ना, तो कहोगे सर इसके लिए अभी आपने बताया था पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेगी नहीं, कहोगे जी सर यूज कर लो, यही तो निकालना हाइपोटेन्यूज, इसको मैं हाइपो लिख दे रहा हूँ, समझ लेना हाइपोटेन्यूज, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, क्योंकि सर क्या करेंगे, जो हमारे पास 16 का स्क्वायर करोगे, 16 का स्क्वायर, फिर क्या करोगे 30 का स्क्वायर होगा, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। एच वाई लिख के मैंने स्क्वायर कर दिया, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। 16 का स्क्वायर सबको पता 256 होता है, 30 का स्क्वायर कितना होता है
900 होता है, जब ऐड करोगे 6 आएगा, 5 आएगा, 11 आएगा, और ये किसका होगा भाई, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना आएगा गोबर सर, हाइपोटेनस कितना आएगा, रूट में 1156। अब बच्चों मैंने आपको सिखाया है स्क्वायर निकालना, वैसे ये 1156 जो है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 34 का होता है, 34 का। अब मुझे बताओ क्या टेंशन है, आपने हाइपोटेनस कितना निकाला, 34 निकाल दिया, ये पता चल गया आपको। अब आपको निकालना है क्या, पेरीमीटर, किसी का भी पेरीमीटर निकालना तो क्या करोगे, जो बाहर के सारे साइड होते हैं सभी को ऐड कर लो, सभी को ऐड कर लो, आपको उसका पेरीमीटर मिलेगा। थोड़ा सा इसको मैं रफ करता हूँ, बहुत सारा कुछ लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक बार इसको मैं हटाता हूँ, फिर मैं अभी थोड़ा वेट करना भी मैं, ठीक है, अगली बार इस क्वेश्चन को जब भी आएगा तो आप तुरंत उड़ा दोगे, इस टाइप से नहीं करना होगा। तो आपने कहा सर इसका जो होगा ना, मुझे क्या निकालना है, क्योंकि सर इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी का भी पेरीमीटर निकालना है। अब भाई इस साइड कितना दिया 16, ये कितना दिया है 30 दिया है, ये आपने निकाल लिया 34, सभी को ऐड कर दो, 6 4 1 10 होगा, 3 3 6 7 1 8 होगा, 80 होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 80 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये इतना अपने दिमाग में घुस गया कि भाई ये कैसे होता है। अब सुनना जरा, मैं कुछ एक ट्रिपलेट सिखाता हूँ, क्योंकि इसी पेपर में ना अभी आपको ट्रिपलेट दोबारा मिलेगा, अगर कुछ ट्रिपलेट आप याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। अब मैं सीधा आपको एक साथ ट्रिपलेट नहीं याद कराऊंगा, ट्रिपलेट क्या होता है समझाता हूँ मैं भी, सीधा नहीं याद करूंगा, तो जैसे जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप याद कर लेना, उसी में से आपको बना के देगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर समझना है। लेकिन सुनना जरा, एग्जाम में आप ये मत करना, आप सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक चीज़ सुनना जरा। कहोगे सर आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ बात कर रहे थे, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता है कि नहीं होता, क्योंकि जी सर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और ये हाइट कितनी होती है इसकी, ये क्या होता है 90 डिग्री मान लो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस बोलते हैं। ये मान लो बेस, इसको बेस मान लो, और इसको परपेंडिकुलर मान लो, कोई टेंशन, क्योंकि नहीं सर कोई भी टेंशन नहीं है, परपेंडिकुलर मान लिया। अब आपको पता है इनमें एक रिलेशन होता है क्या, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो ऐसे कुछ एक दो ट्रिपलेट में याद कराता हूँ, एक ट्रिपलेट चलो लिख लो आप, 3 4 5, 3 4 5, एक ट्रिपलेट है। कैसे, अगर मान लो किसी का h परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, पक्का से पक्का हाइपोटेनस कितना होगा 5 होगा, पक्का से पक्का क्या होगा 5 होगा। ये नंबर आप याद करो 3 4 5। फिर एक होता है 5 12 13, 5 12 13, ये किस में यूज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। ये किस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अगर किसी का मान लो परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो तुरंत बता दोगे सर इसका क्या होगा, इसका आप बता सकते हो कि सर इसका हाइपोटेनस कितना होगा 13 होगा। और एक नंबर और याद कर लो, एक होता है 8 15 और 17, 15 नहीं होता 16 होता, ठीक है, नहीं 15, ठीक है, 8 15 17। बाकी मैं आपको क्लास में बता दूंगा ये कैसे किया मैंने, 8 15 17, 8 15, ये अभी के लिए भाई आप ये ट्रिपलेट याद कर लो, अभी समझाता हूँ ये क्या है। ट्रिपलेट याद कर लिया, 8 15 17, 8 15 17, 5 3 4 5, 3 4 5, 8 15 17, ठीक है ना। चलो तो सब ठीक है, इसका मतलब यूज कैसे करोगे, सुनना ध्यान से, आप सुनना ध्यान से। देखो क्या बोला है, ट्रायंगल का एरिया कितना 240 दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है हाइपोटेनस के अलावा एक साइड कितना दिया 30 दिया। अब आप बुद्धि लगाओ, इस सर एक ट्रिपलेट भी आपने कराया कि 8 15 17, 8 15 सुनो, एक लाइन में हो जाएगा, ध्यान सुनना, 8 15 17 बोल रहा है ना, हाइपोटेनस के अलावा एक साइड कितनी दी है 30 सेंटीमीटर। अब आपको एक ट्रिपलेट याद है कितना, 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17 याद है। देखो 8 15 17 है, तो भाई एक चीज़ बताओ मुझे जरा ध्यान से, तो सर ये तो ठीक है 8 15 17 है, लेकिन जो हमें क्या बोल रहे हो साइड दिया कितना दिया 30 सेंटीमीटर दिया, 30 सेंटीमीटर दिया। तो बताओ यहाँ पे 30 बनाना किसको आसान है, सिर्फ 15 को, 15 को 30 बनाना किससे आसान है, अगर मैं इस 15 में 2 से गुणा कर दूंगा तो 30 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो बस आप इतना रखना कि सर इसकी कोई भी साइड, मान लो ये इसको मैंने ले लिया 15, अगर ये मैंने 15 लिया है ना भाई, अगर मैंने 15 सॉरी ये कितना था, सॉरी 30 था ना, अगर ये मैंने 30 ले लिया है इसका, तो बताओ अगर मैं, हमें पता है ट्रिपलेट ये होता है, 15 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे 2 से। तो अब वही काम तो मुझे इसके साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसके ट्रिपलेट को छेड़ा तो ये नंबर भी छिड़ जाएगा ना, किससे 2 से गुणा करोगे, तो 8 दूना 16 होगा, ठीक है ना। और ये किसको गुणा करोगे किससे 2 से, तो कितना होगा 34 होगा। इसका मतलब आपको समझ में आएगा, जो ट्रायंगल नया बन के आएगा ना, जो ट्रायंगल नया बन के आएगा उसका जो ट्रायंगल बन के आएगा उसका एक साइड 16 होगा, एक साइड 30 होगा, एक 34 होगा। अगर आप इनको सभी को ऐड करोगे ना, इन सभी को ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितना आएगा हमारे पास, ये 80 आ जाएगा। इसका हमें कोई यूज ही नहीं पड़ा, इसको मैंने कोई यूज ही नहीं किया। एक बार फिर से सुन लीजिएगा जो मैंने आपको याद करा है,
8 15 17 8 15 17। देखो अब आप कहोगे सर इसमें ये क्यों नहीं लेंगे आपने, 5 से भी तो बना सकते थे हम। देखो यहाँ पे हमारा वैलिड है, यही सोचना पड़ेगा आपको कि कौन सा लेंगे हम, यहाँ पे यही तो सोचना पड़ेगा आपको कौन सा लेंगे। देखो 5 इसलिए नहीं ले सकते ना क्योंकि 5 बहुत बड़ी होगी। अब बोला हाइपोटेनस तो 5 तो होगा नहीं, जो भी 30 है भाई, अगर इसको कैसे आप इसको 30 का बना ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि अगर 30 तो हमें जो 30 दिया है ना, ये 30 तो हमारा हाइपोटेनस है नहीं। और 3 4 5 में आपको पता चल रहा है कि सर जो 5 है ना ये बड़ा है, 5 जो है बड़ा है, 5 जो है बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो पक्का से पक्का ये हाइपोटेनस होगा। और जो भी 30 सेंटीमीटर दिया है या तो परपेंडिकुलर होगा या तो फिर बेस होगा, इसलिए मैंने पहले ट्रिप्लेट को नहीं लिया है, इसलिए मैंने पहले ट्रिप्लेट को नहीं लिया है। अब आपके सामने ये ऑप्शन रहा सर इसको लेने पे, जान तो इसको अगर आप लोगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने 8 15 17 लिया है। और आपको बताना कि बेस होता है, बेस होता है। और अगर देखा जाए मोस्टली ज़्यादातर परपेंडिकुलर का छोटा होता है, परपेंडिकुलर जो होता है वो आपका बेस से छोटा होता है, परपेंडिकुलर जो होता है बेस से छोटा है, ऑलमोस्ट कभी कभी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अगर मैं ये परपेंडिकुलर है तो जो 30 है ना वो बेस ही होगा, क्योंकि आपको पता ना कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब सब कुछ खिचड़ी हो गया, बस आप सुनो एक लाइन इसका आंसर क्या होगा। ये सब पढ़ा दिया मैंने, कहा इसमें कुछ मत करो। आपको ट्रिपलेट याद है, कहोगे सर ट्रिपलेट याद है मुझे, 8 15 17 अभी आपने करवाया है, 8 15 17 कहोगे सर क्या है 8 15 17। बस एक लाइन में हो जाएगा आंसर इसका 8 15। इतना सब कुछ पढ़ना नहीं है, ये सब कुछ नहीं देखना, ये सब हटाओ, हमें मतलब ही नहीं है। बस देखो क्या लिखा है, जो कड़ है, कड़ के अलावा जो भुजा है वो कितना दिया 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा, वो बेस होगा, वो क्या होगा बेस होगा। अगर बेस है तो ये क्या होगा, ये पी होता है, ये बी होता है, ये कितना दिया है हाइट होता है। मुझे बताओ बेस कितना दिया है, बेस 15 ना होकर कितना दिया है, कहोगे सर 30 दिया है। बेस जो है 15 ना होकर 30 दिया है, तो 15 को 30 में किससे गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे। इसका मतलब जो ये है 8 ना होकर किससे गुणा करोगे, 2 से, तो 16 होगा। इसको 2 से गुणा करोगे भैया कितना होगा, ये 34 होगा। इसका जो ट्रायंगल बन के आएगा उसका बेस नया कितना होगा 30 सेंटीमीटर होगा। और क्या नाम है क्या नाम है, ये कितना दिया था परपेंडिकुलर कितना होगा 16 और हाइपोटेनस कितना होगा 34। तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, कुछ मत करो 16 30 34 को ऐड कर लोगे तो कितना आएगा, ये 80 आ जाएगा। ओके समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। देखो आया तो अच्छी बात है, तो फिर आप वही करोगे, टाइम लगाओगे पेपर में, ठीक है। अब सोचो अगर किसी बच्चे को ये पता है तो इसको भी जरूरत ही नहीं था, इसका मुझे कोई भी जरूरत नहीं था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। आपका अगला सवाल ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास किसका दिया है, सीआई का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसको आपको करना है क्या है, इस सम इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर बिकम्स 3267 when the interest is compound annually, what will be the simple interest on the same sum at the same rate, कितना लिखा 2.5 ईयर्स, ठीक है। तो 2.5 वर्षों के लिए बताना आपको कि कितना साधारण ब्याज लगेगा। यहाँ पे क्या लिखा 10% वार्षिक दर से जो है 2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3267 रुपये हो जाती है। तो समान राशि पर समान दर से 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। अब सुनो जरा, पेपर वाले जो बच्चे हैं ना, उनकी जो पेपर वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में जो मेंशन है इंटरेस्ट में, तो सिर्फ आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। ध्यान देना, आपको क्या पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, सिर्फ आपको साधारण ब्याज पढ़ना है। जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो सिलेबस का पार्ट है वो सिर्फ साधारण ब्याज है। जो पेपर 2 की तैयारी करते हैं ना, आपको सिंपल इंटरेस्ट के साथ सीआई मतलब क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, इसको क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना होता है। तो कहोगे सर ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करें। अब सुनो, यहाँ पे हमें इसको मैं इसका एक तरीका सिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात आपको क्या करना है, देखो हमसे क्या बोला कि 10% पर एनम 2 साल के लिए कितना हो रहा है, इतना। जो अमाउंट कैसा है, कंपाउंडेड एनुअली है। तो आपको बताना है अगर वो एसआईपी किया जाए तो बताओ कितना अमाउंट होगा, अगर एसआईपी कर रहे हैं। मतलब क्या बोला इसमें, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ट्राई करेंगे इसको। देखो एक चीज बताइए आप, सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है PRT अपॉन 100 होता है। मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं हिंदी में, मूलधन बोलते हैं, ठीक है ना। रेट मतलब क्या हो गया ब्याज, टी मतलब टाइम और समय। तो ये सभी को पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। लेकिन जानते हो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिक्स करा के क्वेश्चन आपसे बोल दिया। सिंपल इंटरेस्ट
और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिक्स करा के आपसे क्वेश्चन बोला हुआ है, तो आप इसको कैसे करोगे? सिंपल सा, कुछ इसमें है नहीं। ये बताओ जो 2.2 ये कितना 2.5 साल लिखा हुआ ना, एक मिनट की जरा, ओके देखो, अब सुनो जरा मैं इसको कैसे करवाता हूँ, ध्यान देना इसको कैसे लिखवाता हूँ। देखो देखो, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप अटैक रेट पे करोगे। किस पे अटैक, किस पे करोगे? रेट पे। रेट कितना लिखा है? 10% लिखा है ना, 10% लिखा है रेट। रेट कितना लिखा है? 10%। आप बताओ 10% अगर मुझे सॉल्व करना होगा ना, 10% अगर मुझे सॉल्व करना रेशो में, देखो फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अर्थमेटिक में रेशो से खेलना आ गया तो आपके लिए अर्थमेटिक का क्वेश्चन तुरंत उड़ा दोगे। 10% क्या होता है? कहोगे सर 10% के लिए ये करेंगे, क्या होता है 10 मल्टीप्लाई 1/100, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100, 100 का कितना आएगा 1/10। लेकिन याद रखो, कसम खा लो, कसम खा लो कि आगे से सर ये एग्जाम में नहीं करेंगे, ये नहीं करना एग्जाम में, कसम खा लो। आगे से क्या करोगे कि सर 10% क्या होता है, आप सीधे लिखोगे सर 10% क्या होता है, वो होता है 1/10। ये कसम खा लो कि आगे से हम यही करेंगे। 10% कितना होता है? 1/10 होता है, ये कसम खा के बैठ लो। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो, अब आप यहाँ पे लिख लो कि सर प्रिंसिपल, यहाँ लिख दो प्रिंसिपल और यहाँ लिख दो भैया अमाउंट। अमाउंट लिख दो प्रिंसिपल, यहाँ पे ठीक है अमाउंट। अब मान लो प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट लिख दो, ठीक है ना। अब मान लो पहले साल जो उसका प्रिंसिपल था 10 रुपये था, सुनो ध्यान से, पहले साल उसका प्रिंसिपल कितना था? 10 रुपये था। जो ऊपर वाली वैल्यू दिखाती है कि किसको, उसको कितना अमाउंट मिला, इंटरेस्ट कितना मिला। अगर प्रिंसिपल 1 रुपये का था तो ब्याज 1 रुपये लगेगा, तो अमाउंट कितना मिलेगा? कहोगे सर 11 रुपये मिलेगा। कितनी मिलेगा? कहो जीरो। ये क्या होगा? पहले साल का। अब दूसरे साल आते हैं, दूसरा प्रिंसिपल कितना था? कहोगे सर 10 था। दूसरा प्रिंसिपल कितना था? 10 था। अब फिर से 1 रुपये का ब्याज लगा, कितना होगा? 11 हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं 2 साल में, तो उसका अगर मैं इसकी बात करूं, प्रिंसिपल कितना हो गया? क्योंकि सर प्रिंसिपल तो 100 रुपये हो गया, लेकिन जो उसका अमाउंट है वो अमाउंट कितना होगा? 121। मतलब सुनो, अगर उसके पास 100 रुपये हैं तो 2 साल में कितना हो जाएगा? वो 121 हो जाएगा। अगर 100 रुपये हैं तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। पर मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ, वो 21 तो बोला ही नहीं है, बोल रहा है 2 साल बाद जो पैसा हो रहा है ना, वो पैसा कितना हो रहा है? 3267। भाई सिंपल से आप क्या करोगे, इस 3267 को 121 से डिवाइड करोगे। 121 से डिवाइड करने पे जानते हो क्या मिलेगा? 27। सिंपल सा, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, बाकी आप डिवाइड करके चेक भी करोगे 27 ही आएगा। देखो यहाँ तक भी आप कर लोगे। मुझे पता है कि कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, उसके लिए मैं अभी सिखा रहा हूँ ना, टेंशन मत लो, मैं सिखा रहा हूँ, सब कुछ सिखा रहा हूँ आपको। ये लिख दिया। इसका मतलब जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल 100 रुपया नहीं होगा। कहोगे सर 27 से गुणा करेंगे, प्रिंसिपल कितना होगा? वो होगा 27 रुपया होगा। प्रिंसिपल कितना होगा? कहोगे सर 27 रुपया होगा। यहाँ तक समझ में आया? मैंने बोला जब भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा, इस पे अटैक करोगे रेट पे, रेट पे अटैक करके उसको फ्रैक्शन में करोगे। नीचे वाली वैल्यू को मान लो प्रिंसिपल, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? ब्याज। ठीक है, ब्याज। अगर आपके पास 10 रुपये है, आपने 1 रुपये का ब्याज दिया 1 साल के लिए, तो आपको कितना रुपये मिलेगा? 11 रुपये मिलेगा। तो 10 था, 1 रुपये में ब्याज, तो कितना मिला अमाउंट को? 11। फिर दूसरे साल पे भी आपको 11 मिलेगा। तो देखा जाए अगर 2 साल का, तो 2 साल में आपने 100 रुपये खर्च किया, ब्याज कितना मिला आपने? ब्याज कितना मिला? मतलब सॉरी 100 रुपया हुआ, और अमाउंट कितना हुआ? 121 रुपया। लेकिन जानते हो क्या बोल रहा? बोल रहा भैया अमाउंट हमारे पास ना 121, सॉरी सॉरी 121 पर बोल रहा है अमाउंट हमारे पास 121 ना होगी, कितना दिया? 3267। तो 121 को 3267 बढ़ाने के लिए किससे गुणा करोगे आप? 21 से गुणा करोगे। इसका सॉरी 27 से गुणा करोगे, मतलब 100 रुपये हैं, उसको आप किससे गुणा करोगे? 27 से। तो आपका प्रिंसिपल निकल के आया 27 रुपये। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा था? यहाँ तक समझ में आया होगा मेरे हिसाब से भाई लोग, आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। भाई लोग आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या बोल रहा ना कि बताओ उसी अमाउंट पे जो प्रिंसिपल था, उसी अमाउंट पे बताओ साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा उसी उसी राशि पर। तो सबसे पहले हमने राशि निकाली, वो राशि कितनी थी? 27 रुपये है। अब सभी को बचपन से पता है कि सर ये फॉर्मूला हमने याद इतने किए हैं, इतने याद किए हैं, एस आई इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपने बहुत रट्टा मारा होगा, पी आर टी अपॉन 100 होता है। पी आर टी क्या होता है? प्रिंसिपल रेट टाइम। प्रिंसिपल रेट टाइम रट के बैठा होगा आपने। अब कहोगे सर प्रिंसिपल तो हमने निकाल लिया, प्रिंसिपल हमने निकाला भैया, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 2700 लिखा मैंने। रेट कितना होगा ये बताओ? जो जो हमारा रेट कितना है? रेट तो हमारे पास कोई टेंशन नहीं, रेट भी आपको वही लेना है। तो रेट कितना है? 10%, तो 10 लिखोगे। टाइम कितना है? तो सर टाइम जो है ना, टाइम हमारे पास कितना लिखा भैया? कहाँ गया टाइम? टाइम टाइम ये रहा 2.5। मतलब बोल सकते हैं इसको 5/2। अरे भाई इसको सॉल्व करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो कितना आएगा? 5/2 ये लिख सकते हैं कि नहीं? कभी जी सर लिख सकते हैं। तो 5 को ऊपर लिख दिया और नीचे 100 था और नीचे मल्टीप्लाई 2 कर दिया।
यहाँ तक समझ में आया? गुड़ा गुड़ा कुछ नहीं करना है, हो गया काम आपको। चाहो तो इसको इससे काट दो, इससे काट दो, इससे काट दो, नीचे से कोई मतलब है नहीं। अब सुनो जरा, अब यहाँ पे आप चाहो तो गुणा भाग कर सकते हो, पर सुनो अब यहाँ पे लॉजिक लगाओ किसका, डिजिटल सम। क्या लगाओगे आप, अंकीय योग। कैसे, एक बार अपना ऑप्शन जरा देखते हैं, ऑप्शन जरा देखते हैं। ये पता नहीं दिखेगा कि नहीं आपको, ये कलर, ये कलर नहीं दिखेगा, ये दिखेगा आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वो करूँ, तो छोड़ो ब्रैक ही ले लेते हैं। अगर मैं इसमें ऑप्शन में देखूं, ऑप्शन में अंकीय योग करूं, अंकीय योग सिखाया था, जहां जहां 9 का पेयर मिलेगा हटाओ, और किसी दो नंबर को 9 करने पे कितना मिल रहा है हटाओ उसको। जैसे यहाँ पे देखो भैया, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना, तो 6 4 10 17 एक 18 मिलेगा। 18 मतलब कितना हो गया, ये 9 मिल गया। 18 मतलब कितना हो गया हमारे पास, ये 9 मिल रहा है। इसके देखो ना, इन सभी को ऐड करने पे कितना मिलेगा 18, और 18 को दोबारा डिवाइड करो कितना मिलेगा 9। मतलब समझ लो ये आपका ऑप्शन ये ना हो के 9 दिया है, ठीक है ना। ये बताओ कितना है, कहोगे सर 7 है। ये कितना है, 6 4 10 2 12 1 13, 4 मिलेगा, ये 4 मिलेगा। ये कितना होगा, 6 4 10 11 2 मिलेगा। देख लो सभी का अंकीय योग अलग अलग आ रहा है, तो मैं क्यों गुणा करूं, मैं क्यों गुणा करूं, कैसे कहो सर, क्या कहना चाहते हैं आप, गुणा क्यों नहीं करना चाहते हैं? सुनो जरा भाई, गुणा क्यों नहीं करना चाहते, सुनो। इस पार्ट को मैं इतना मिटा रहा हूँ क्योंकि अब इसका काम हो गया खत्म, और आपने कॉपी में नोट जरूर कर लिया होगा भाई। जब भी क्लास देखा करो ना, तो नोटबुक लेके साथ में बैठा करो, नोटबुक लेके साथ में बैठोगे तो समझ में आएगा। तो नोटबुक लेके बैठोगे है नहीं, तो फिर समझ में नहीं आने वाला, बता रहा हूँ मैं बार बार। चलो देखो जरा, अब कहोगे सर यहाँ पे अगर देखो ना, यहाँ पे अगर मैं इन दो नंबर को ऐड करूँ क्या मिलेगा 9। अब मैंने सिखाया था 9, अगर किसी भी अंक का जोड़ 9 आ गया, और 9 को किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो भी नंबर आएगा उसका भी अंक का योग कितना होगा, 9 आएगा। मतलब अगर मैं इसके सभी नंबर को ऐड करूंगा ना, तो जो भी सॉल्व करके कितना आएगा, इसका जो अंकीय होगा आएगा कितना आएगा 9। किस ऑप्शन में 9 आ रहा है, किस ऑप्शन में आपको 9 आ रहा है, पहले ऑप्शन में, तो इसका आंसर जानते हो कितना होगा, 6 7 5, बिना कुछ कैलकुलेशन किए। बात आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो भाई इस तरीके से करोगे, क्योंकि जो बच्चे मेरे पढ़ाए हुए सेंटर वाले बच्चे हैं वो समझ जरूर गए होंगे कि सर आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, डिजिटल सम का यूज किया है, ठीक है ना। गुणा भाग आपसे डरना नहीं, क्योंकि देखो सीआई में प्रॉब्लम होती है बच्चों की, सर गुणा भाग बहुत आता है, पर यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा आपका, तुरंत आप कर लोगे। अगर मान लो गलती से 7 आता तो पहला ऑप्शन 7 बी सही हो जाता, सेकंड ऑप्शन। अगर समझ में नहीं आया तो भैया आप एक काम करो, इसको काटो, फिर गुणा कर लेना, 27 गुणे 25 करोगे तो आएगा यही, आएगा यही, पर मैं गुणा नहीं किया। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो देखो जब भी इस टाइप से रेट वाले क्वेश्चन आएंगे, पहला क्वेश्चन था उसमें किस पे अटैक करोगे, कहोगे सर हम किस पे अटैक करेंगे, रेट पे। किस पे अटैक करोगे, रेट पे अटैक करोगे, और जो भी बोलेगा यहाँ पे कर लोगे। तो ये क्वेश्चन देखो ना, अब ये क्वेश्चन अगर पेपर 1 में आता तो खाली आपसे पूछता रेट बताओ, आपको प्रिंसिपल दे दिया होता। जैसे अगर पेपर वाले बच्चे देख रहे हैं तो बस समझ लो आपके लिए क्वेश्चन ये था, आपको प्रिंसिपल देता, रेट देता, टाइम देता, और बताओ उसका आंसर क्या होगा। तो जान तो क्या है, अगर आप यहाँ से देख भी रहे हो तो भी आप दिमाग लगा सकते हो कि सर आप तब भी हमको गुणा नहीं करेंगे। अब पेपर 2 में क्या कर दिया, सबसे पहले भैया जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट था उसके हिसाब से तुम हेल्प से प्रिंसिपल निकालो, और जब एसआई खाली एसआई का पूछेगा तो आपको प्रिंसिपल भी दे देगा, आपको प्रिंसिपल भी दे देगा। आते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए। हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 500 आर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 3 5 and 7। 3 5 and 7 बताना है कौन से नंबर इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। कितने नंबर, कितने ऐसे नंबर है, हाउ मैनी, 1 और 500 के बीच में कितने ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी। देखो क्या बोला है, 1 से लेके 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्या जो 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी। किससे कटेगी भाई, सबसे कटेगी, सबसे। तो 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, और 7 से भी। 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, और 7 से भी कटने वाली कौन सी ऐसी संख्या है, एक मिनट बना। 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, 5 7 से बटे। अगर कोई संख्या 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, इसका मतलब इनका एलसीएम ले लो भैया। इनका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, तो सर इनका एलसीएम कोई टेंशन नहीं, एलसीएम भाई निकाल लो, सारे प्राइम नंबर है गुणा कर लो, एलसीएम कितना आएगा 105। मतलब अगर कोई संख्या 105 से कट रही है, कोई संख्या अगर 105 से कट रही है तो किससे कटेगी भाई, वो 2 से भी, वो सॉरी 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, और 7 से भी कटेगी। लेकिन जानते हो मैं क्या निकालना, 1 से लेके 100 के बीच में। तो एक संख्या आपका होगी क्या, तो सर एक तो संख्या पहला 105 ही होगा जो तीनों से कटेगा, दूसरी संख्या क्या होगी, इसी का मल्टीपल होगा। कैसे, ये पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या क्या करोगे, जो 105 है ना
इसमें दोबारा 105 आप ऐड करोगे तो जो दूसरी संख्या आएगी पक्का से पक्का वो आएगी, जानते हो 210 आएगी, वो 210 आएगी। दूसरी संख्या कितनी होगी? 210 होगी। अब 210 जो है इसमें फिर से दोबारा क्या ऐड करोगे? 105, 105 ऐड करोगे, ठीक है। इसके बीच में और कोई संख्या नहीं मिलेगी तो तीनों से कटेगी। 105 के बाद सीधा जंप मार के 110 मिलेगा, ठीक है ना। 110 तो कितना मिलेगा? ये 5 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, 3 कितना आएगा? तो 315। चलो अब आगे बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि जाना हमको 500 तक है, जाना हमको 500 तक है। अब 315 फिर से किसको ऐड करेंगे हम? 105 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0 2 4 420 420 420 कितना आ रहा हमारे पास? 420। अब 420 में ना फिर से अगर हमने ऐड कर लिया, अगर हमने फिर से ऐड कर लिया तो जानते हो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत हो जाएगा? हम अपनी लिमिट से बाहर हो गए। कैसे? क्योंकि इसने बोला ही था कि खाली 500 तक चेक करना है, 500 तक चेक करना, लेकिन अगर मैंने दोबारा इसमें ऐड कर लिया ना तो अपनी लिमिट से बाहर हो गए। अगर लिमिट से बाहर हो जाएंगे तो मुझे बताओ कितने संख्या है जो तीनों से कटेंगे? तो सर एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ये एकदम नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि खाली 500 के बीच में होगा। तो कितने ऐसे हैं? क्योंकि सर कितने ऐसे हैं? 1 2 3 4 4 हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आपको? तो आज हम इतना ही करते हैं, छोटी वीडियो जल्दी से देख लो आप सब लोग, फिर अगला मॉक टेस्ट नंबर 5 होगा। देखो यहाँ पे यही रहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट सारा रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट भी करो और जो भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो यार सभी को, ठीक है। तो काफ़ी आप सभी को शेयर करो और बताओ किस वीडियो की क्लासेस पे हो रही है, तो सभी बच्चों को शेयर करिए, ठीक है। तो जल्दी ही फिर आपकी जो अगली वीडियो है जल्दी अपलोड हो जाएगी, जिसमें हम मॉक टेस्ट नंबर अपना क्या करेंगे? हम 5 करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेना अच्छे से, सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, और वो कमेंट में आप बोल भी कर सकते हो सर मैंने डन हो गया, मैंने देख लिया है, ठीक है ना। तो बाकी जिसको भी सीटेट की तैयारी करना है तो आप उत्तम नगर में आप आ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको मैथ की क्लासेस, सीडीपी और भी क्लासेस चलती है, तो आप यहाँ पे आके एक बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले मॉक टेस्ट में। तो सभी को जय हिंद, जय हिंद सभी को।